वन नेशन वन टैक्स की जो बातचीत है वो आपको क्या इंडिया के लिए प्रैक्टिकल लगती हैं? क्या कभी ये संभव हो पाएगा इंडिया के अंदर? बट गवर्नमेंट दो पार्ट पे काम करेगी आने वाले टाइम में भी, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को लेट सपोज 28 से 18% पे लिया है, ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो लॉस के रूप में देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन इसका कंजप्शन कितना बढ़ेगा जिसके बेसिस पे इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। राइट, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं 6.5%, 7.8% जीडीपी ग्रोथ की। चाइना वाज टचिंग 11%। कोई अगर आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले माइंड में आता है मेरे को एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या गाइडेड डायरेक्शन है कि मेरे को स्टार्टिंग के अंदर पार्टनरशिप फर्म ओपन करूँ या मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करूँ, एलएलपी करूँ, प्राइवेट लिमिटेड करूँ, या और कौन से ऐसे फॉर्मेट है, उसको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? सर, हमारा इंडिया फुल्ली डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स भी आप देखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। सब्जी वाला भी, फल वाला भी, कितना अमाउंट एक डिसेंट, बट दे आर टेक्निकली नॉट अवेयर अबाउट टैक्स सिस्टम। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कैसे अवेयरनेस लेके आएगी इन लोगों के लिए? सर, जैसे अभी जो जीएसटी रिफॉर्म के अंदर एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट लाइफ इंश्योरेंस को लेके भी देखा गया, 22 से ये रिफॉर्म वैलिड होगा। तो अब बहुत सारे लोग जिनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने भी रोक दिया होगा कि 22 के बाद वो सीधा मेरे को 18% का रिबेट मिलेगा। क्या वो एक्चुअली होगा, और उस समय इस केस में उनको क्या वर्कआउट करना और क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पे भी वो अप्लाई होगा? कोई ऐसी टैक्सेशन क्लेम कर रखी है, कोई ऐसे सेक्शन से क्लेम कर रखा है, तो उनको वो चीज़ रिवर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा तो नहीं मैं इसको रिवाइज कर दूं तो मैं और ज़्यादा शक के घेरे के अंदर आ जाऊं। जैसा कि हमें पता है कि जियो जो है डेटा कलेक्शन के लिए दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर, वो डेटा कलेक्शन करते हैं। तो जियो का टारगेट, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जियो का टारगेट सिर्फ आईटीआर फाइल करना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। जीएसटी रिफॉर्म बहुत ही ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, और आज इसी चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ हैं सीए मनोज जी, आज जिनसे हम बातचीत करेंगे जीएसटी के बारे में, जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या बेनिफिट होगा। चलिए तो स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर मी। सो जीएसटी 2.0, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का भी एक विज़न है कि हम इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के थ्रू एक मेजर हम कम बैक करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दे हैव मतलब इन्होंने मेजरली 3 पार्ट्स पे फोकस किया है। एक तो सिंप्लीफिकेशंस। सो जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया था, ये बनता जा रहा है ड्यू टू इट्स इम्प्लीकेशंस। मल्टीपल लेवल इम्प्लीकेशंस हैं इनके। सो उसके चलते जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। सो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। अदरवाइज जो है वो एंड यूज़र या जो बिजनेस यूज़र है उसके लिए लॉट ऑफ चैलेंजेस आ रहे हैं आज के डेट में। सो वन ऑफ द स्टेप इज कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेट। जीएसटी में जो रेट है, जीएसटी रेट हैज़ इम्पैक्टेड बैडली इन मेनी केसेस, राइट। सो उसको ध्यान में रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जीएसटी रेट को भी हम रिड्यूस करें, सो डैट कि एंड यूज़र को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। जब एंड यूज़र को बेनिफिट मिलेगा तो इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि जो आपका जीएसटी में इनपुट का कंसेप्ट है, इनपुट के कंसेप्ट के चलते क्या होता है कि बिजनेस को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। सपोज करिए कि 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको 18% के रेट पे बाय किया, सो 118 रुपीज़ आई विल पे टू द जो सप्लायर है, उसको 118 रुपये पे करूंगा मैं। सो मेरे पॉकेट से तो 118 रुपये गया, 18 रुपीज़ जो है वो मेरे इनपुट के रूप में आ जाएगा, बट वो ब्लॉक हो गया मेरा जीएसटी के पोर्टल पे। सो आई एम नॉट एबल टू यूज दैट 18 रुपीज़। उसको मैं प्रोडक्ट को, सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं प्रोडक्ट को परचेज करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, फिर उसके बाद से सेल करूँगा। सो ये प्रोसेस जो है 2 से 3 महीने लग जाएंगे सेल होने में। तो जब सेल करेगा तब जीएसटी कलेक्ट करेगा वो, बिल्कुल, तब उसके बाद से सेट ऑफ करेगा। मीनवाइल उसका फंड्स जो है 18 रुपीज़ ब्लॉक पड़ा हुआ है। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट बिकम्स वेरी बिग। खासकर से जो एमएसएमई सेक्टर हैं, स्मॉल सेक्टर्स हैं, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यू टू लिक्विडिटी। फंड्स की बहुत प्रॉब्लम है उनके साथ। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प लॉट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो। सो सिंप्लीफिकेशंस, लिक्विडिटी, एंड थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट ने जो है ये सोचा कि अगर हमें वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करना है,
अगर मुझे इकोनॉमिक को ग्रो कराना है सो मुझे इस पार्ट पे आना ही पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके टैक्स सिस्टम यही बोला जाता है कि वहाँ पे तो ऐसे सिस्टम है जी, वहाँ तो ऐसे सिस्टम है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया कि इसमें हम स्टेप्स लेंगे। वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स की जो बातचीत है वो आपको क्या इंडिया के लिए प्रैक्टिकल लगती हैं? क्या कभी ये संभव हो पाएगा इंडिया के अंदर? सो देखिए, वन टैक्स वन नेशन का कंसेप्ट मतलब ये हो गया कि हम जो भी टैक्स रखें वो एक ही टैक्स रखें। जैसे पहले क्या था कि पहले कस्टम था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, कहीं पे वैट था, ठीक है, कहीं पे लोकल स्टेट के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, चुंगी टाइप समथिंग लाइक। सो उन सबको ख़त्म करके इनका टारगेट था कि हम एक सिंपल टैक्स रखें और वहीं से हमारा रेवेन्यू ग्रो हो। सो दिस इज बेसिकली पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट दो पार्ट पे काम करेगी आने वाले टाइम में भी, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में तो जो इंडिविजुअल जो होता है या फिर आप जैसे मैं हूँ इनकम टैक्स पे करते हैं वो आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आपका आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल, और गवर्नमेंट उस स्टेप्स पे मतलब उस प्लान पे चल भी रही है, उसको एग्जीक्यूट कर भी रही है। सर हम अभी रिसेंट के टाइम पे देख रहे हैं कि जीएसटी के जैसे अभी रिफॉर्म आने से बहुत सारे कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स, न्यू रेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो अप्लाई 22 से बोल रहे हैं, सितंबर से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेट स्लैब्स या जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के रेट आने चालू हो गए। देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जैसे महिंद्रा, टाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जी, डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को लेट्स सपोज 28 से 18% पे ले आए, तो गवर्नमेंट को क्या इसका मतलब ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो लॉस के रूप में देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन इसका कंजप्शन कितना बढ़ेगा जिसके बेसिस पे इतना बड़ा डिसीजन लिया गया? राइट। सो कंजम्पशन इज अ प्राइम फैक्टर। रेट को स्लैश करने का, रिड्यूस करने का एक मेन जो टारगेट है इनका कंजम्पशन को बढ़ाना। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप देखेंगे ना, तो उस कंट्री के कंजम्पशंस को आइदर विद इन अ कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, अल्टीमेटली कंजम्पशन जो है जब तक बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ सकता है। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना जब अपना रिफॉर्म शुरू किया, सो दे हैव मेड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन द वैट। सो वैट में रिफॉर्म्स करने का पर्पस इनका यही था, रेट रिड्यूस किया उन्होंने, सो कंजम्पशन बढ़ी। यू कैन नॉट बिलीव कि उस रिफॉर्म्स के चलते, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं 6.5%, 7.8% जीडीपी ग्रोथ की, चाइना वाज टचिंग 11% जीडीपी ग्रोथ। उस समय रिफॉर्म चालू किया। यस, नहीं, दे स्टार्टेड डूइंग दिस रिफॉर्म्स, एंड उस रिफॉर्म्स के रीजन, उस रिफॉर्म्स के चलते उन्होंने 11% तक का ग्रोथ अटेंड किया था। ओके। सो हम तो 6.5, 7.8, 8% तक सोच रहे हैं अभी। सो टारगेट तो हमारा जो है 11% तक का भी है कि हम उसको 11% तक भी उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर रोटेशन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो सर्कुलेशन जो स्पीड है वो फास्ट तभी होगा जब फास्ट कंजम्पशन होगा उसमें। राइट। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये वाला स्टेप्स लिया हुआ है। सर, हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है स्टार्टअप को लेके भी है, यंग फाउंडर्स भी हैं और जो यंग स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि कोई अगर आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, राइट, तो सबसे पहले माइंड में आता है मेरे को एक कंपनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या गाइडेड डायरेक्शन है कि मेरे को स्टार्टिंग के अंदर पार्टनरशिप फर्म ओपन करूँ, या मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करूँ, मैं एलएलपी करूँ, प्राइवेट लिमिटेड करूँ, या और कौन से ऐसे फॉर्मेट है, उसको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जब भी कोई मेरे से मिलता है, नया कंपनी या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ज़रूर पूछता है कि फॉर्म क्या हो। मैं प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में करूँ, 2 लोग हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में करें, या कोई प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड में एलएलपी भी बना सकते हैं क्या? सो इस तरह का क्वेश्चन होना वेरी बेसिक है और ये वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है। सो इसमें हमारी हरदम ये सजेशन रहती है कि आपका विज़न और आपका एफर्ट क्या जाने वाला है उसमें। अगर आप टेस्टिंग मोड में हैं तब तो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बना लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए, आप टेस्टिंग मोड में जाकर काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका विज़न है कि नहीं मेरे को करना है और आई हैव टू इंश्योर कि जो मेरा ब्रांड होगा, जो मेरा ट्रेड नेम होगा, उसको मेरे को लेकर कैरी करना है,
सो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड इन द सेंस कोई एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटी फॉर्म करिए, ठीक है, और उसमें भी जाइए। कई बार इसमें गलतियां ये लोग करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म तो बना लिया, वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पर पार्टनरशिप डीड बना लिया और उससे जो है पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया। अगर आप लीगली बात करें तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर वो लीगली वैलिड होता नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। कोर्ट में एंटरटेन नहीं हो सकता है वो चीज़। लीगल एंटिटी तो बन गई, लेकिन वो आपकी एंटिटी जो है लीगल नहीं है, राइट। सो हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि जो आपका विज़न है, अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है और आप फिक्स हैं कि मेरे को ये करना है, तब तो आप कोई एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में जाइए, लाइक प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप 2 लोग हैं तो, आप सिंगल हैं तो 1% कंपनी OPCB भी फॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है, आप उसको फॉर्म करिए। या फिर अगर आप टेस्टिंग मोड में हैं या फिर सोल हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं मेरे को ब्रांड से मतलब नहीं है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना सामान बेचने से मतलब है, ब्रांड से मतलब नहीं है, बिक रहा है, खरीद करके बेच रहे हैं, सो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जा सकते हैं। सर आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज बेसिकली जो स्टार्ट कर रही हैं उनका एक ये भी रहता है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट या फंड रेज करना है आने वाले डेट में। पहला पार्ट तो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो उनको, जैसे आपने 4-5 तरह के कंपनी के टाइप्स बताए, तो वो किस तरीके की कंपनी फर्म करें, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको सही करने चाहिए या करेक्ट करने चाहिए, ताकि आने वाले डेट में जब भी उनको फंड रेज करना हो तो वो एक क्लियर कट अपने डॉक्यूमेंट्स आगे प्रेजेंट कर पाए। ओके, सो देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूं जी कि अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि मेरा ट्रस्ट लेवल है कि नहीं है वहाँ पे। राइट। ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब आप बैक्ड बाय लीगल फॉर्म में हैं। राइट। अगर आप मान लीजिए चले जाइए इंडिविजुअल के फॉर्म में कि मुझे पैसे दे दो, बैंक वाला भी कहेगा कि क्या है आपके पास, वो पूछेगा कि कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई कंपनी है आपकी, GST रजिस्ट्रेशन कराया है आपने, सो मल्टीपल क्वेश्चन दे विल आस्क कि भैया आपको फंड चाहिए होंगे तो आप मेरे को ये क्राइटेरिया आप जस्टिफाई करिए। राइट। सिमिलरली जो फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग्स होती हैं, सेम प्रोसेस, सेम कंसेप्ट उनका भी वही होता है, सेम माइंडसेट उनका भी होता है कि अगर आपको फंडिंग चाहिए होगा तो यू नीड टू जस्टिफाई कि आप जेन्युइन है, और फंडिंग जो है जेन्युइन आपको फंडिंग चाहिए होंगे। Right. आप इसको मिसयूज नहीं कर लेंगे, अदरवाइज तो पैसे लीजिए और मिसयूज करके चल लीजिए, ठीक है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको फंडिंग लेनी है तो आप हरदम ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मुझे आपको पैसे लगाने हैं, कि आप पैसे लगाने चाहते हैं कहीं पे, सो आपका विजन क्या होना चाहिए उसको लेकर के। सो पहला चीज़ तो ये होता है कि आपकी एंटिटी जो है लीगल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलीगल है या फिर कोई लीगल एंटिटी फॉर्म में नहीं है तो कल के डेट में किसी को केस करना हो, कुछ करना हो, तो जो फंड दिया है वो तो फंस जाएगा उसमें, नहीं रिकवर कर पाएगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केसेस में चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो लीगल एंटिटी फॉर्म में हो तो प्राइवेट लिमिटेड, LLP, प्रोप्राइटरशिप को छोड़ करके जो एंटिटीज़ हैं जो लीगल फॉर्म्स में होती हैं, आप उनको जो है फॉर्म करिए। इसके साथ साथ में जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, लाइक ROC के, इनकम टैक्स के, GST के, वो सारे कंप्लायंस करिए। आपकी फाइनेंशियल्स जो है वो सही होनी चाहिए, लाइक चेक बाउंसिंग के केसेस ना हो, ठीक है, इरेगुलर पेमेंट्स ना हो, ठीक है, वेंडर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपके सेल्स में ग्रोथ दिखने चाहिए। सो दीज आर द फिगर्स, दीज आर द पैरामीटर्स जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक आई कैचिंग पॉइंट होता है, जो इन्वेस्टर जो है आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपके बिजनेस में एक बार जरूर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और बहुत सारे लोग जो इनिशियल, मतलब अब जैसे लेट्स सपोज 1 साल के बेसिस पे कई बार फंड लेने के लिए जाते हैं, तो 1 साल के बेसिस पे मतलब अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाना या फिर उस लेवल पे, तो वो कंपनीज अपनी वैल्यूएशन किस तरीके से दिखाती हैं कि 1 साल में तो आप बहुत कुछ जज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, वहाँ पे कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं? ओके, गुड। सो आपका बिजनेस प्लान देखा जाता है। सो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करिए आपको एक EV चार्जिंग स्टेशन बनाना है जी। सो EV चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए आपको फंड चाहिए होंगे, ठीक है। सो आप ये देखेंगे कि भाई जिस एरिया में मुझे EV चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उस एरिया में कितने लोग EV व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए EV व्हीकल्स यूज़ ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे EV चार्जिंग स्टेशन लगा के क्या करेंगे?
दैट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट एनी रेवेन्यू। अगर आप लगा भी देंगे तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा वहाँ से। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई वैलिड प्लान होना चाहिए, वैलिड आपके पास वर्किंग होनी चाहिए, जिसमें आप जस्टिफाई कर पाएँ कि मेरा टारगेट ये है और उस टारगेट के थ्रू मैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करूँगा और अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। अगर आप जस्टिफाई कर पाते हैं उसको तो फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्टर का ट्रस्ट आना फिक्स है। ट्रस्ट आएगा ही आएगा। सर जैसे अभी जो जीएसटी रिफॉर्म के अंदर एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट लाइफ इंश्योरेंस को लेके भी देखा गया और 22 से ये रिफॉर्म वैलिड होगा। तो अब बहुत सारे लोग जिनकी ईएमआई जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने भी रोक दिया होगा कि 22 के बाद वो सीधा मेरे को 18% का रिबेट मिलेगा। क्या वो एक्चुअली होगा और उस समय इस केस में उनको क्या वर्कआउट करना और क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पे भी वो अप्लाई होगा? एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए किसी का प्रीमियम जो ड्यू है वो अगर 22 सितंबर के बाद है, 22 सितंबर से पहले है, तब तो फिर जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलना है उसको। लेकिन अगर 22 सितंबर के बाद किसी का प्रीमियम ड्यू है, जैसे पॉलिसी पहले इशू हो चुकी है, जो प्रीमियम जानी है वो 22 सितंबर के बाद अगर जानी है तब तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ड्यू डेट 22 से पहले फॉल हो रही है, राइट, पेमेंट में 22 की बात कर रहा हूँ, पेमेंट 22 की बात करेंगे तो भी आपको जीएसटी उसके ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम ड्यू हो गया उस डेट पे। ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस रेंडर कर दी, मतलब सर्विस रेंडर करने का डेट तो उसका जो है 22 तारीख से पहले का ही है। सो लाइबिलिटी तो ये मेरे को आपने अच्छा आंसर दिया। मैंने 2 LIC भी देनी थी, मैंने होल्ड करा था 22 तारीख के बाद देंगे। हाँ। अब उनकी पेमेंट आप ये देखें ना कि आपकी ड्यू होगी ना, इंश्योरेंस कंपनी तो ये कहेगी ना कि ड्यू है, इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ रिकवरेबल फ्रॉम यू, ठीक है, कि आप मुझे पैसा देंगे। सो उनके सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो वो ड्यू दिखाएगा तो जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो आप 22 सितंबर के बाद ही क्यों ना पे करें, ठीक है। जो जीएसटी का इम्पैक्ट है इंश्योरेंस सेगमेंट ही नहीं, आप ये समझिए कि जहाँ जहाँ पे भी जीएसटी का रेट स्लैश करके 0% कर दिया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अमेजिंग भी है। जैसे मैं आपको ध्यान होगा जुलाई 2022 में सब लोग, इवन जिसको जीएसटी से मतलब नहीं था वो भी सरप्राइज था व्हेन द जीएसटी रेट ऑन द कार्ड, मिल्क, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था। 5% कार्ड के ऊपर जीएसटी लग गई, जो पैक्ड कार्ड आते हैं जी। जैसे अमूल का आप 400 ग्राम का पैक्ड कार्ड लेने जाते थे, उस टाइम पे 30 रुपये के आसपास मिलता था। जिस दिन जीएसटी रेट 5% हुआ, अमूल ने उसका रेट 32 रुपीज़ कर लिया उस पैकेज का। सो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब रेट बढ़ा, जीएसटी रेट आया तो रेट एकदम सा इंक्रीज कर गए। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो ये कंपनीज हैं वो क्या जीएसटी का बेनिफिट देने वाली है कि नहीं है। इसमें उनके लिए चैलेंज आ सकता है जिनके पास रेट ऑलरेडी पहले था, यानी जैसे 0 से 5% पे शिफ्ट नहीं हुए थे कभी, 5% या 12% या 18% लग रहा था, बट आज के डेट में 0 हो गया। उनके लिए चैलेंज है वो है जो उन सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी पे कर रहे हैं। सो इनपुट इकट्ठा होता जाएगा उनका, तो क्योंकि आउटपुट तो है नहीं, आउटपुट तो 0 हो गया, इनपुट जो है वो आपका एक्यूमुलेट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मुझे जो लगता है कि जो ये इंडस्ट्री है लाइक एफएमसीजी या इंश्योरेंस कंपनीज, ये ज़रूर गवर्नमेंट के साथ एक बार नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रीज़न बिहाइंड दैट कि इनपुट पे आप तो टैक्स ले रहे हो मेरे, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी अपने कंसल्टेंट को या किसी अपने ब्रोकर को कमीशन दे रहा है, तो ब्रोकर विल चार्ज द जीएसटी क्योंकि वो तो एग्जेम्प्टेड है नहीं, बट इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट टेक द जीएसटी अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर से, तो ले नहीं रहा है, तो उस 18% का क्या करेगा। सो कहीं ना कहीं इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर है कि आपकी जो प्रीमियम है इंक्रीज करने वाली है, बट फिर भी क्योंकि जीएसटी भी हम ही देते थे, हमारे पॉकेट से ही ज़्यादा था, इंडिविजुअल के पॉकेट से ज़्यादा था, बट हम अब ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 10% या 12% या 18% का जीएसटी का बेनिफिट मिला तो मुझे इंटायर 18 रुपीज़ मुझे पास ऑन हो जाएगा। वो नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ बर्डन हमारे ऊपर आएगा, कुछ बर्डन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, बट स्टिल ये कह सकते हैं कि थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा हाँ फर्क पड़ेगा। अब इसमें भी मैं अगर बात करूँ तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कम्पिटिटिव मार्केट में है और एक इंडस्ट्रीज जो कि कोई कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, लाइक कर्ड है, दही है, या फिर मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आपको खाना है तो खाना है, ठीक है। आप इंश्योरेंस जो है
कम पैसे का भी ले सकते हैं, ज़्यादा पैसे का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बेचना पड़ता है, ठीक है। एफएमसीजी प्रोडक्ट में बेचने की ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। सो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है उनको तो वर्किंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ऑटोमोबाइल एक एग्जांपल है, अभी आने वाला है, लेकिन सब कंपनीज ने अपने रेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि भाई दाल नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, ऐसा तो है नहीं। सो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उनको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, रेट बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अमूल का एफएमसीजी के अंदर अब ये और वो देखना है कि वो ये कितना चीज सस्ती हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वो अपना वो बेनिफिट अपने पास ही कितना पास ऑन कर रहे हैं, कर पाएंगे। राइट। तो सर इसके ऊपर कि कोई गवर्नमेंट ने जब रिफॉर्म करा होगा, कोई ना कोई उसके ऊपर भी एक्शंस या कुछ वर्किंग होगा, अगर वो पास नहीं होगा वो तो मॉनिटर करेंगे। सो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि नज़र रखती है इन सब चीज़ों के ऊपर। प्लस आप सिंपल से समझिए, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि भाई मुझे कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी करनी है, बढ़ानी है कंजम्पशन को, तो श्योरली गवर्नमेंट विल नज़र तो रखेगी। सो इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए भी चैलेंज है कि अगर 22 तारीख के बाद, रिफॉर्म के बाद, 1 महीने की इसकी रिफॉर्मेशन के बाद, क्या सीए लोगों की भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन, कमेंट्स ये जाएगी कि इस चीज़ के अंदर कम होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? बहुत सारे जो सीए, जो पॉडकास्टर्स हैं, जो अपनी रील्स वगैरह बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 1 महीने के बाद में सबके व्यूज़ आएंगे इसके ऊपर? बिल्कुल आ सकते हैं, व्यूज़ बिल्कुल आ सकते हैं, बट वही है कि अब इंडस्ट्रीज़ को देखना है कि इंडस्ट्री इसको जो है कैसे लेके जा रही है। बट कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को ये चैलेंज आ रहा है इनपुट का, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हो गई, इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उनको। सो दे आर प्लानिंग टू सबमिट कि हम गवर्नमेंट के साथ अपना एक सबमिशन दें कि भाई आप कुछ तो करिए, या तो आप मुझे जीएसटी का रिफंड कराइए जो इनपुट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने रेट जो है जीरो नहीं किया है इन सब प्रोडक्ट्स पे, एग्जेम्प्ट कर दिया। सो जैसे जनरली क्या होता है, जैसे एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो एक्सपोर्ट के केस में आपका जीरो रेटेड है, एग्जेम्प्ट नहीं है, जीरो रेटेड है। तो जीरो रेटेड में क्या होता है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपने इनपुट का, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो जो इनपुट है वो आप उसका रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। सर बहुत सारी रील्स इस तरीके की ट्रेंड होती है। मैं टैक्सेशन से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत सारी रील ऐसी वायरल होती है कि एक जो सैलरीड पर्सन है या जो आज इंडिया के अंदर कर रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स को दे रहा है कि पहले मैं अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा हूँ। यहाँ पे बीइंग इन सीए आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है, क्या ये वाकई स्टार्टअप्स वगैरह को काम करने के अंदर परेशानी दे रहा है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी? क्योंकि बहुत सारी शिफ्टिंग हो रही है, लोग दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं, कनाडा जाके, जहाँ पे उनको टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज दोगे? सो देखिए, एक्चुअली क्या है, अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितना इंडिया का पॉपुलेशन है प्लस जो इंडिया के कंज्यूमर जितने हैं, सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती है। दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। कि जो एक्चुअल कलेक्शन है ना, अगर वो एक्चुअल कलेक्शन होने लगे जाए, मैं मतलब आज से 10 साल पहले से ये बात बोलते आ रहा हूँ कि जिस दिन टैक्स रिफॉर्म्स अपने फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये रेट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ओके, थिंक अबाउट सर्विस टैक्स वैट। सर्विस टैक्स वैट में जो कलेक्शन होता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी में होने लगा। हाँ, क्योंकि उस पर इनपुट आने लग गया, क्योंकि रिफॉर्म्स हुआ, आप कवरेज कर रहे हैं प्लस टैक्स इवेजन रोक रहे हैं। तो जब टैक्स इवेजन रुकेगा, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, तो टैक्स कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो सिंपल सा स्ट्रेटजी ये है कि अगर सपोज करिए 10 लोगों से मुझे चाहिए होगा 1 लाख रुपीज़, सो 10 लोगों से मैंने बोला कि भाई आप 10 लोग 10-10 हज़ार रुपये मेरे को दे दो। सो इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन कितना गया? 10,000 रुपीज़। अगर मैं इस 10% को एक्सपैंड करके 100% के ऊपर कर दूं, सो आप सोचिए, सो बर्डन जो इंडिविजुअल के ऊपर गया वो वेरी मिनिमम हो गया इन कंपैरिजन टू 10,000 रुपीज़। तो सेम कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट का भी है। मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि ये रिफॉर्म्स, आप ये देखिए, जो गवर्नमेंट ने रेट पहले कभी कम नहीं किया, रेट बढ़ाया ही इन्होंने। लेकिन हाँ, रिफॉर्म्स के ऊपर हरदम कोशिश किया कि रिफॉर्म्स के ऊपर जो है काम करते रहें। जीएसटी में इतने सारे रिफॉर्म्स लेके आए, इनकम टैक्स एक्ट 1956 को पूरी तरीके से ये चेंज करके नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आ रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट ईयर से आपको वो भी आने को देखने को मिलेगा कि नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया पूरा का पूरा। उसका कुछ पुराना पॉइंट्स अगर आपको हो। श्योर, आई विल डिस्कस विद दैट। सो इसमें मेरा सबमिशन ये था कि जीएसटी या इनकम टैक्स जो कुछ भी है, श्योरली इट विल कम डाउन ओवर द पीरियड। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, जैसे जैसे टैक्स का कवरेज बढ़ेगा। टैक्स का कवरेज बढ़ने का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10 से लेकर के 100 पीपल के पास में जाएगा, वैसे वैसे टैक्स का बेनिफिट, रेट का बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा। अभी इनकम टैक्स में देखा आपने 12 लाख रुपीस, कहाँ 2.5 लाख रुपीस पे टैक्स होता था, उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसको फिर जो है बढ़ा करके 5 लाख रुपीस तक किया, फिर 7 लाख रुपीस तक आए, 7 से अब 12 लाख रुपीस तक पहुंच गए। तो ग्रोथ तो अभी भी आप जैसे देख जो रहे हैं। रिफॉर्म, टैक्स के जो रिफॉर्म हुए, जो जिसमें ओल्ड रिजीम आया, एक न्यू रिजीम आया, इसके अंदर भी कहीं पे ऐसा होता है कि अभी भी ओल्ड रिजीम पे लोगों को बेनिफिट ज़्यादा है तो वो ओल्ड रिजीम के अंदर है, और न्यू रिजीम में तो न्यू रिजीम के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वाला ओल्ड रिजीम भी खत्म होकर न्यू रिजीम में ही आएगा। श्योरली देखिए, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी हो। सो ओल्ड रिजिम में बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिला है गवर्नमेंट को कि लोग टैक्स इवेजन करते थे, टैक्स चोरी करते थे, फॉल्स क्लेम करते थे। सो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो आप ये समझिए कि टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम, मैन पावर गवर्नमेंट का लगा पड़ा हुआ है। तो दैट्स ऑल्सो कॉस्ट, वो भी कॉस्ट है ना। आप इतने सारे लोगों का अगर आप असेसमेंट करने बैठ जाएं, इतनी पुरानी लिटिगेशंस फंसे पड़े हुए हैं, सीआईटी अपील में फंसे पड़े हुए हैं, वहीं क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, मैन पावर नहीं है। लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को फोकस किया था कि हमारे यहाँ पे सीआईटी अपील में केसेस बहुत सारे पेंडिंग हो गए हैं, उसको क्लोज करने के लिए हम एडिशनल जो है मैन पावर लगा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं लोग, उसको रोकने के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, अगर टैक्स इवेजन बंद हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उन मैन पावर, उन सिस्टम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की कॉस्टिंग जो है हमारे ख्याल से रिड्यूस होगी। स्वाभाविक सी बात है, रिड्यूस होगी। सो जब रिड्यूस होगी तो श्योरली गवर्नमेंट विल पास द बेनिफिट टू द एंड यूजर। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्टेप्स है कि इन्होंने जो है लिमिट जो है 12 लाख रुपीज़ कर दी इनकम टैक्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि और उसमें जो है जो डिडक्शंस क्लेम करने के ऑप्शंस थे वो मैक्सिमम खत्म कर दिया उन्होंने। रीजन बिहाइंड दैट कि आप, वहीं पे तो एनविजन हो रहा है, आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए, मेरे को उसमें इन्वेस्टिगेशन में जाना ही नहीं है। आप वैसे भी आप चोरी कर रहे हैं तो उससे बढ़िया है यार, आप ले लीजिए बेनिफिट, आप इंजॉय करिए, ठीक है, टैक्स तो उतना ही आना है। सो वो है, ऐसा नहीं है सर। इसी के साथ अभी ना एक एसएमएस बहुत सारा टैक्सेशन की टाइप से फ्लड हो रहा है कि अगर आपने पुराने टाइम के अंदर कोई भी ऐसी टैक्सेशन क्लेम कर रखी है जो आपने गलती से मिस्टेक कर रखी है, फ्लडेड कर रखी है, तो एक मैसेज आपके बिहाफ पे ऑडियंस के लिए जाना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ऐसी टैक्सेशन क्लेम कर रखी है, कोई ऐसे सेक्शन से क्लेम कर रखा है, तो उनको वो चीज़ रिवर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा तो नहीं मैं इसको रिवाइज कर दूं तो मैं और ज़्यादा शक के घेरे के अंदर आ जाऊं। गवर्नमेंट हरदम से बोलती है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी मैंने फ्रॉड किया है, मैंने गलती की है, तो हम आपको माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्रॉड करके बैठे हुए हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो हम तो आपको पेनलाइज करेंगे जी, क्योंकि एक्ट में अगर लॉ में लिखा है तो आपको पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। सो रही बात कि फॉल्स क्लेम की, सो हमारी ओर से यही रिकमेंडेशन रहती है कि हमें अवॉइड करना चाहिए फॉल्स क्लेम। अगर आपने फॉल्स क्लेम कभी किया भी है सो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसके ऊपर जो टैक्स और इंटरेस्ट जो देना है आप दे करके उसको क्लोज कराइए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं देंगे, अगर आपको ऑफिशियल्स अथॉरिटी ने पकड़ी तो फिर तो आपको टैक्स इंटरेस्ट के साथ साथ में पेनल्टी भी देना है। तो ये मैसेज ये है कि अगर कुछ कर भी रखा है आज की डेट के अंदर तो क्लियरली डरो मत, उसको रिफॉर्म करके लीगलिटी की तरफ जाओ। देयर विल बी नो सच काइंड ऑफ पेनलाइज नहीं होगा उस तरीके का। ऐसे कई सारे नोटिसेस भी आ रहे हैं लोगों को इवन, जिसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपके पास आंसर ही नहीं होगा। आपसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल डोनेशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो आपका फॉल्स है पॉलिटिकल डोनेशन, एक्चुअल में आपने पॉलिटिकल डोनेशन दिया ही नहीं। हो सकता है कि आपने ट्रांजैक्शन भी रूट कर रखे हो, लेकिन अगर आपसे मैं इन्वेस्टिगेशन करूं कि भाई आपने पॉलिटिकल डोनेशन दिया तो बताइए पार्टी में किससे कांटेक्ट किया आपने? बिल्कुल
कौन पर्सन था जिससे आपकी बात होती थी? कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो आप डोनेशन देंगे, बिल्कुल। अदरवाइज तो डोनेशन लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, लोग तो SBSD डोनेशन उसी देने पार्टी को क्यों दिया? हाँ, उसी पार्टी को क्यों दिया आपने? अब कोई गुजरात में पार्टी है, आप यहाँ बैठे हैं, गुजरात की पार्टी से कैसे कांटेक्ट कर लिया आपने? उस पार्टी को क्यों दिया आपने? आपका तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है, तो यहाँ है। हाँ, आपको तो भाई जी अपनी मेरा constitution में मेरा दे दो। मेरा फेवरेट एमएलए हैं जी ये, हाँ। ठीक है, मैं मान लिया कि आपका फेवरेट एमएलए हैं, आपने पॉलिटिकल डोनेशन दिया उनको सपोर्ट करने के लिए, तो एमएलए साहब के पास तो किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट तो होगा ना आपका, या कुछ तो मतलब वो समझ में आता है ना कि ठीक है, आपने उस एरिया में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपने डोनेशन दिया। आप कहीं साउथ में बैठे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, गुजरात में बैठे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया, सो स्वाभाविक सी बात है आपने कहीं ना कहीं किया होगा। हो सकता है कुछ जेन्युइन भी केसेस हों, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, बट जहाँ पे जेन्युइन केसेस होंगे श्योरली दे विल बी एबल टू जस्टिफाई। अगर एक्चुअल मैंने अगर डोनेशन दिया है तो मैं जस्टिफाई करने के लिए एलिजिबल भी होऊंगा, मेरे पास एविडेंसेस, मेरे पास सारे सपोर्टिंग्स भी होंगे। लेकिन जिसने फॉल्स डोनेशन दिया होगा कहीं ना कहीं उसको तो पकड़ में आना ही है। सर बहुत सारी कंपनीज को देखा गया है रिसेंट में कि पास्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे या जीएसटी बिल्स के बेसिस पे नोटिसेस आते हैं और दे आर टोटली अनअवेयर। जैसे मैं रिसेंटली एक बेकरी ओनर से मिला था, तो बहुत सारे वो बता रहे थे कि उनको बहुत सारे नोटिसेस ऐसे आए हैं जो 2020-21 या 22 के और उनको कोई अवेयरनेस, इन्होंने उसका डेटा ही मेंटेन नहीं किया है। इस केस में कैसे आप सेफ रह सकते हो कि ताकि आपको पास्ट के कुछ ऐसे नोटिसेस ना आए कि आपने कुछ ऐसा कुछ जीएसटी या कोई फ्रॉड किया या कुछ? राइट जी। सो मैं हरदम ये बोलता हूँ कि बिजनेस के साथ साथ में कंप्लायंस, ये इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कंप्लायंस एंड बिजनेस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वही बात हो गई कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन गाड़ी की सर्विस नहीं कर रहे हैं आप। चल रही है गाड़ी, उसकी सर्विस, टायर में हवा कम है या ज़्यादा है, आपको उससे मतलब नहीं है, आप चलाए जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी प्रॉब्लम करेगी। राइट। सो कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा कि जी ठीक है कि नहीं है। सो हम हरदम बोलते हैं कि कंप्लायंस को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, लाइक एआई का जो इंटरफेरेंस है, उस तरह से कंप्लायंस कॉस्ट कम हो रहा है। जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुआ इसमें भी कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है जी। अभी रिसेंटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में आपको बहुत टफ है, लेकिन दे आर इंट्रोड्यूसिंग कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, या कोई अमेजन पे कोई धंधा करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसको क्विकली जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाए। सो कुछ सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे इजीली जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाए। सो गवर्नमेंट ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स कि हम आपको ईज करके दें। सो बिजनेस ओनर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपना कंप्लायंस मेंटेन करके रखें। तो जीएसटी में बेसिकली कंप्लायंस का क्या है, आपने सेल किया, परचेज किया, जीएसटी बाकी फाइनेंशियल से उसको मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहता है आपने सेल किया तो सेल के आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। राइट। लाइक गुड्स आपने सप्लाई किया तो गुड्स के आप सप्लाई किया आपने तो ईवे बिल हो सकता है। डिलीवरी चलान पे आपने मटेरियल किसी को जॉब वर्क पे भेजा तो वो हो सकता है। इनवाइस की कॉपी हो सकती है। आप 5 करोड़ से ऊपर हैं तो ई इनवाइस कंपलसरी है, आपके पास ई इनवाइस होना चाहिए। राइट। सो ये छोटी छोटी कंप्लायंसेज हैं जो कि आपके सिस्टम में, जैसे मान लीजिए आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम में ही इनबिल्ट है। जो बंदा उसको करेगा उसको 1 क्लिक पे ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट हो जाएंगी। ई वे बिल बन जाएगा, ई इनवाइस बन जाएगा, इनवाइस बन जाएगा। सो हमें ये चीज़ मतलब एज ए बिजनेसमैन हमें इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक कंप्लायंस है ना वो मेरा चलता रहे। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग ये हो गया कि जो आपका जीएसटी में या इनकम टैक्स में जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम लोग रखते हैं उसको हम किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। उसमें हमारी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्लस जो प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल सेक्शन में हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारा होना चाहिए, यानी कि बिजनेस ओनर का होना चाहिए, ताकि कोई नोटिसेस, क्योंकि नोटिसेस या कोई भी अपडेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ईमेल और मोबाइल पे बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। राइट। आज के डेट में इनकम टैक्स, जीएसटी सब यही बोल रहे हैं कि आप प्रोफाइल सेक्शन में आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रखिए। सो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ईमेल और मोबाइल नंबर मेरा रहे, न कि किसी अकाउंटेंट का, किसी और का। वो छोड़ के चला गया, मैसेज उसके पास जा रहे हैं, उसको क्या मतलब है आपका बिजनेस को कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं हो, चला गया वो आपको छोड़ करके। सो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि
कंप्लायंस हम करें और कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें स्टेप्स लेनी है आप स्टेप्स लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर हमारा इंडिया फुल्ली डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स भी आप देखते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। रिसेंटली बैंगलोर के कुछ वेंडर्स का केस आया था कि उनके पास में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गए थे कि उनका ऑब्वियसली उन्होंने क्योंकि आज आपको भी पता है कि सब्जी वाला भी फल वाला भी कितना अमाउंट एक डिसेंट, बट दे आर टेक्निकली नॉट अवेयर अबाउट टैक्स सिस्टम। तो ऐसे लोगों को कैसे अवेयर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि दे आर लिविंग और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो कैश में डील करेंगे, हम तो क्यों अपना यूपीआई का अपना बारकोड आपको दें। अभी बहुत सारी जगह देखा था हमने पूरे बैंगलोर में हटाने लग गए थे या फिर तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कैसे अवेयरनेस लेके आएगी इन लोगों के लिए? राइट, सो हैदराबाद, बैंगलोर, इन सब में केसेस हुए थे कि जो कि फ्रूट वेंडर्स या वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको जो है नोटिस सर्व हुए थे प्रॉपरली जी कि एज पर यूपीआई आपने इतने का ट्रांजेक्शन किया है, सो यू आर लाइबल फॉर द जीएसटी। ठीक है, सो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मेरी रिकमेंडेशन हरदम से रही है कि गवर्नमेंट को जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का उसको इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आप सिंपल सा समझिएगा कि अभी जो है लिमिट गुड्स के केस में 40 लाख रुपीज़ का है। राइट, ठीक है, 40 लाख रुपये 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है। सो कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ द गुड्स जो है आज के डेट में 40 लाख रुपए का टर्नओवर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उस पर अगर मैं बात करूं मार्जिन क्या होगा, 10%, 15%, आप 20% ले लो, इससे ज़्यादा तो मार्जिन होगा नहीं। अब 20% तक कमा लेगा वो, बिल्कुल मैक्सिमम मार्जिन मैं लेके चल रहा हूँ। अगर 40 लाख या 50 लाख उसने पूरे साल का टर्नओवर किया, 20% कमाया तो 8 से 10 लाख रुपए कमाएगा। राइट, ठीक है, देखोगे तो कुछ भी तो नहीं है। आप मंथली देखोगे तो कुछ नहीं है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपने इनकम टैक्स में 12 लाख तक का एग्जम्पशन दे रखा है, तो इनकम टैक्स में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर हम उसके ऊपर 18% का जीएसटी इम्पोज कर दें, ठीक है, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो जो उसका 15 से 20% मार्जिन हम जो सोच रहे हैं वो तो जीएसटी में चला जाएगा उसका। राइट, वो कहाँ से बचाएगा उस चीज़ को? बिल्कुल, जो प्रोडक्ट आज 100 रुपीज़ का बेच रहा है, अगर जीएसटी आप लगा देंगे तो श्योरली उसको 18 रुपये 118 में बेचना पड़ेगा। 18% अगर आप जीएसटी लगाएंगे तो 118 में बेचना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो 18 रुपये आपसे लेगा तभी तो जमा करेगा ना। क्योंकि 20% उसका मार्जिन है, आपने 20% मार्जिन में से देगा तो 2% बचाएगा। वो 2% में कौन धंधा करेगा? 2% में धंधा करते हैं लोग, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए उसके लिए कि 100, 200, 500, 1000 करोड़ की वॉल्यूम हो तो 2% भी जो है मटेरियल इम्पैक्ट डाल सकता है। अब 40% में 2% में वो क्या करेगा बंदा? सही बात है। उनका पेन भी इसका मतलब कहीं ना कहीं सो पेन जेन्युइन है। सो गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से इसको जरूर कंसिडर कर रही है कि या तो ऐसे लोगों को एग्जम्पशन दिया जाए या फिर जो लिमिट है लिमिट को इंक्रीज किया जाए सो डैट कि उनको बेनिफिट मिल सके। एफएमसीजी के केस में आपने जैसे बताया था काफ़ी चीज़ों में जो अभी जीएसटी है वो 0 हो गया है। अभी सर रिसेंटली में हमारे जियो से एक ऑफर आया कि आप अपनी आईटीआर भरा सकते हैं 24 रुपये के अंदर, और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो एक सर्टेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि अभी तक हम लोग अपने सीए के पास में जा रहे हैं, उनके लिए ये इम्पैक्टफुल है या जियो इस समय पे क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है? सो दो तरीके से देखते हैं, एक तो जियो क्या सोच रहा है और एक जो प्रोफेशनल बॉडी है उनके लिए क्या है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो भी है उनके लिए क्या है। तो देखिए जियो जैसा कि हमें पता है कि जियो जो है डेटा कलेक्शन के लिए दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर कि वो डेटा कलेक्शन करते हैं। सो जियो का टारगेट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जियो का टारगेट सिर्फ आईटीआर फाइल करना नहीं है। क्योंकि आप सिंपल देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो जियो के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आईटीआर फाइल करेंगे। मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग हैं। अगर वो 30 रुपया लिया तो 30 करोड़ रुपया उसका ही होगा। बट 30 करोड़ कमाने के लिए जियो को जो उसको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन पावर, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो फाइल नहीं होगा, मैन पावर चाहिए होगा उसको, मैनुअल इंटरफेरेंस तो चाहिए होगा ना आईटीआर फाइल करने के लिए, तो मैन पावर चाहिए होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम देना पड़ेगा उसको, फिक्स एसेट्स होने चाहिए होंगे, बिल्डिंग का कॉस्ट होगा, रेंट होगा, टेक को सपोर्ट करने, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए बैकएंड में पूरी लंबी टीम चाहिए होगी। तो कोई 1 करोड़ यानी कि 30 करोड़ कमाने के लिए 30 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए ये धंधा तो नहीं करेगा। राइट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंटेंशन तो कुछ और है। अब इंटेंशन जियो वाला ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट फिर भी जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है
कहीं ना कहीं ये डेटा कलेक्शन का एक डेटा इसकी डेटा कलेक्शन का एक है, क्योंकि आज के दौर में डेटा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास सॉलिड डेटा है, आपको टारगेट ओरिएंटेड डेटा है, सो यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, रही बात प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो सीए जो रिटर्न फाइल करते हैं, आप ये देखिएगा जो रिटर्न ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लोग प्रेफर करते हैं कि हम किसी न किसी इंडिविजुअल के थ्रू कराएं, एक प्रॉपर डिस्कशन हो उसके साथ, हम 1-to-1 बैठ करके डिस्कस करें, वो मेरा पेन समझता हो, वो मेरे अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता हो, मेरे फाइनेंशियल्स के बारे में जानता हो, तभी तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ ना। आपके बारे में अगर आपकी हिस्ट्री मुझे पता है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज तो सजेशन दे नहीं सकता हूँ। जो बैकएंड में बैठे हुए हैं लोग, वो क्या सजेशन देंगे आपको कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, आप आईटीआर तो लास्ट में फाइल करते हैं, उससे पहले क्या कर सकते हैं। प्लस जो जियो अभी जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो इनकम टैक्स जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म दे रखा है आपको, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, सिंपल से स्टेप से उसको फॉलो करिए और आईटीआर फाइल करिए। तो अगर सिंपल आईटीआर फाइल करना होगा, आई डोंट थिंक कि जो है कोई लोग जियो के पास जाएंगे, वो खुद कर लेंगे पोर्टल पे जा करके। और जब कॉम्प्लेक्स आईटीआर होगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक पर्सनल असिस्टेंस चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली उस समय पे आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए होगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे जीएसटी रिफॉर्म को लेके जिस तरीके से बोला था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारी क्वेरीज माइंड में थी, अब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, एटलीस्ट एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छे आंसर मिले। एक आंसर लाइफ इंश्योरेंस के लेके बहुत लोगों के मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा था, वो हमारे को आंसर मिला। और डेफिनेटली जो भी ऑडियंस इसको देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से आंसर इसके अंदर मिलेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक ये एपिसोड बिल्कुल 100% देखने वाला है। Thank you so much, sir, for giving us the time. Thank you so much. Thank you, sir.